हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में जो है आपके लिए प्रिपरेशन मेथड्स के साथ आपकी रिएक्शंस स्टार्ट कर दी थी और लगभग मैंने सभी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन कुछ एक रिएक्शंस रह गई थी जो कि छुपी हुई रिएक्शंस कह सकते हैं, जो कि आपके भी जो है आंखों से कभी कभी धोखे से छूट सकती हैं। तो ये रिएक्शंस है तो जिनमें जो है आपकी जो वेल नोन है वो रिएक्शन है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और ड्यूमा मेथड। ये जो है काफी ज्यादा वेल नोन है। इनके अलावा आप एल्यूमिनियम कार्बाइड से किस प्रकार बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड से आप किस प्रकार बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड अब देखते हैं, जरा यहाँ पे जगह नहीं है, हम प्रोडक्ट्स को कल जैसे करते कर देते हैं गायब से, जो है प्रोडक्ट दोबारा बनाएंगे। तो आपके एल्यूमिनियम कार्बाइड का जो है सूत्र जो है Al4C3 है। मतलब आप 4 एल्यूमिनियम इस तरीके से ये रहे 4 एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर का रोल उतना ज्यादा है लेकिन नहीं भी। तो यार कुल मिलाकर के यहाँ सिंपल से आप ध्यान रखते हो एकमात्र ऐसी रिएक्शन जिसको सिर्फ आपको दिमाग में सिर्फ रखना है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड से आपका मीथेन बनेगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन बनेगा। तो देखिए, इसको याद रखने का एक और तरीका ऐसा हो सकता है कि आपका जो है कुल मिलाकर के इसकी बैलेंसिंग याद रखेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम इसको ध्यान नहीं भी रखेंगे तो यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ पे टोटल जो है आपके कितने 24 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 12 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे। कुल मिलाकर के मीथेन बना रहे हैं आप। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ GRMgX है। इसकी रिएक्शंस अगर से आप जो है जल से कराते हैं तो तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन अपने प्रोटॉन और जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 इसमें टूटा हुआ रहता है, आपको पता है। तो इसमें से H+ OH- में टूट जाएगा और ये भी RMgX जो है ये Mg+ और R- में टूट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन किससे रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन से, और MgX यहाँ पर भी आपका कर लेगा कैसे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो यहाँ पर आपका इसी वजह से जो है आप देखेंगे क्या, यहाँ पर एल्केन बन गया, ये एल्केन है। उसके बाद MgX था, इस तरफ आपने OH जोड़ दिया तो ये बन गया आपका MgXOH इस तरीके से। ड्यूमा मेथड को ही आप क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलेशन ये भी कहते हैं आप। तो विकार्बोक्सिलेशन होता क्या है देखिए, यहाँ पर आप जो है किसी क्या कहते हैं ये एसीटेट, किसी एसीटेट को, जैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट है तो सोडियम एसीटेट का की अभिक्रिया किसी एसीटेट की अभिक्रिया उसी के जो है बने हुए क्षार से, उसी धातु से बने हुए क्षार से कराने पर क्या होता है, आपको उसी का कार्बोनेट जो है उसी धातु का कार्बोनेट बनता हुआ दिखाई देता है। उसी धातु का कार्बोनेट बनेगा और बचे हुए इससे आपका एक एल्केन बन जाएगा। ये बन गया आपका एल्केन। ये रही आपकी क्या, ड्यूमा मेथड। इसके अलावा आपकी जब फिनॉल में जिंक की रिएक्शन कराते हैं, रुकिए जरा, अब आपने फिनॉल में क्या कराई, जिंक की रिएक्शन कराई। तो क्या होता है, यहाँ सबसे पहले जिंक जो है यहाँ पे अटैक करता है और जिंक अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से अटैक करने के बाद सबसे पहले यहाँ इस तरीके से OH
क्योंकि यहाँ पर पे उतने जिंक और जिंक ऑक्सीजन ये आपस में हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं आपस में ही रिएक्शन करके, और जबकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो है आपके फिनोलिक ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आने की वजह से ये वाला ग्रुप आपका फिर बाहर निकल जाएगा और जो है यहाँ से बेंजीन बन जाएगा। ये बेंजीन बना लिए आपने, और यहाँ पर फिर से आपका क्या बाहर निकल गया, तो आपने निकाल लिया जिंक ऑक्साइड। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जिंक ऑक्साइड भी एक आपका सॉल्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि या फिर इसकी भी क्योंकि +2 क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि इसकी -2 दोनों आपस में मिक्सअप होंगे तो यहाँ एक प्रकार का सॉल्ट का निर्माण कर लेंगे। तो ये रहा, तो ये बताया था। अब मैं आपको जो प्रिपरेशन मेथड्स के बाद अब इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ लेकर चलता हूँ। और केमिकल रिएक्शंस में केवल 4 प्रकार की रिएक्शंस है। पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ फिर जो एल्केन से एल्कोहल, एल्केन से एल्डिहाइड, एल्केन से कीटोन, ये 3 प्रकार से जो है उसमें रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद आप नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के बाद आप करेंगे हेलोजनेशन। तो ऐसे टोटल लगभग 14 से 15 रिएक्शंस हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और फिर उसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपके बचे हुए क्या कहना चाहिए कार्बोक्सिलेशन नाइट्रेशन और हेलोजनेशन की बात करेंगे। और जब हेलोजनेशन के बाद बारी हो जाएगी तो फिर अब हम उसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। तो देखते हैं, आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन बताऊंगा। तो ऑक्सीडेशन, अब हाइड्रोकार्बन को नॉर्मली आप ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि किसी आग के यानी किसी के में जलाते हैं। तो जलाएंगे तो आपको कंफर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपको जल ही मिलेगा, ये बात तो तय रखिए। चाहे किसी भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो, वो जलाने पर पे आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। लेकिन यदि से आप किसी ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में या किसी अन्य जो है अभिकर्मक की उपस्थिति में आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसी अन्य अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो अल्कोहल देखने को मिलेगा, या डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कब एल्डिहाइड कीटोन कब क्या देखने को मिलता है, अब देखिए। यदि से मान लीजिए आपने कोई सिंपल सा ऑक्सीडाइजर, जो कि वेरी फेमस ऑक्सीडाइजर जैसे कि KMnO4 को के जरिए जो है इसका, अब KMnO4 एक पेरोक्साइड है और इसमें जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइडर होगा, ये एक ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है। तो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होने की वजह से ये ऑक्सीजन देगा, और यहाँ पर आपको एक अल्कोहल देखने को मिलेगा। यदि से आप एल्किन से जो है एल्किन की अभिक्रिया आप जल से कराते हैं, एल्किन की अभिक्रिया जल से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर किसी एसिड की उपस्थिति में, किसी कॉन्सेंट्रेट, वो भी कॉन्सेंट्रेट एसिड होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड की उपस्थिति में अगर आप जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर पे ये H+ और OH- में टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो फिर ये इसे भी जो है मजबूर कर देगा आपका कौन, H2SO4। जैसे यहाँ पर पे सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 यहाँ पर पे इससे रिएक्ट करेगा, सबसे पहले H2SO4 रिएक्ट करेगा। तो यहाँ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो जो है ये यहाँ का एक ये जो है H+ और यहाँ पर HSO4- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा और ये इधर रिएक्ट करेगा, तो ये इसे सबसे पहले पोलराइज करेंगे, और यहाँ पर इसे माइनस चार्ज और इसे प्लस चार्ज बना देंगे, जिस वजह से ये क्या बन जाएगा, CH3CHHSO4 ये बन जाएगा। जब ये बना तो इसके बाद जो है यहाँ पे जल का अणु आ जाएगा, जल का अणु जो कि वो भी पोलराइज्ड होगा H+ और OH- में। तो इस स्थिति में दोबारा से ये पोलराइज्ड हो जाएगा, और ये पोलराइज्ड होगा CH3CH, और यहाँ पे से ये H, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज में हो जाएगा ये
HSO4 माइनस चार्ज वाला था तो ये माइनस चार्ज में रहेगा, और यहाँ ये OH माइनस और H प्लस में टूटा हुआ है, तो ये H प्लस ये इससे रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा, दोबारा से H2SO4 जो कि आपका क्या था, दोबारा से H2SO4 प्राप्त हो गया, मतलब यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रहा था H2SO4, और ये यहाँ पर CH3CH2OH, हाँ यहाँ पर आपका CH2 था, तो ये CH2 था तो CH2 तो CH2 तो CH3CH2OH, मतलब कि कहीं ना कहीं वो मिला करके C2H5OH बना लेंगे, तो ये बन गया आपका C2H5OH। जी हाँ, ये बन गया। उसके बाद अब आप आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तो नेक्स्ट रिएक्शन और जो है ये रिएक्शंस जो दोनों बताया ऊपर, तो ये दोनों रिएक्शंस को आपकी बेंजीन भी देगी, ये दोनों ही रिएक्शंस आपकी बेंजीन भी दे सकती है, आराम से देगी ये दोनों रिएक्शंस बेंजीन देगी। तो यहाँ पे आपको फिनॉल देखने को मिलेगा। आप अगर से मान लो यहाँ पे आप किसी भी तरीके के साइक्लिक इसको लेंगे तो यहाँ पे आपको उसका एल्कोहलिक रूप मिल जाएगा, साइक्लो एल्कोहल मिलेगा। वैसे यहाँ पर से आप लेंगे तो यहाँ पर भी आपको बेंजीन से आपको फिनॉल देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अगर से किसी साइक्लिक उसको लेते हैं तो यहाँ पर साइक्लो अल्कोहल देखने को मिलेगा, यही रहेगा। अब लेकिन यहाँ जो तीसरी रिएक्शन है वो कोई जो है आपकी क्या कहना चाहिए आपका, ये तो H2SO4 की उपस्थिति में था, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे, आपके एल्काइन देंगे, ये वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्काइन देंगे, और ये ना ही आपके एल्केन देंगे ना ही एल्कीन देंगे रिएक्शंस, और ना ही आप ये जो है आपके जितने साइक्लिक प्रोडक्ट्स हैं यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो भी नहीं देंगे ये रिएक्शन। ये H प्लस मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपका जो है आपके Hg और किसी एसिड का मिक्सअप है, ये Hg और किसी एसिड का मिक्सअप है, तो एसिड का जो यहाँ पर H प्लस है, H प्लस यहाँ पर जो है इसे एक्टिव करने की कोशिश करेगा, किसको, आपके जल को एक्टिव करेगा, तो जल टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, जल H प्लस OH माइनस में टूटेगा नहीं ये तो टूटा हुआ रहेगा, आपको एक्टिव करेगा किसको, एल्काइन को एक्टिव करेगा, तो ये एक्टिव करेगा एल्काइन को, तो यहाँ पर ये रिएक्ट करके आपके CH3CHO दे देंगे, और फिर यहाँ पर आपका अगर से आप यहाँ पर सोडियम और अल्कोहल का मिक्सअप लाते हैं, सोडियम और अल्कोहल का मिक्सअप लाते हैं, तो यहाँ पर इसका भी अब यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन भी देखने को मिल रही है, याद रखें। तो यहाँ पर आपका रिडक्शन देखने को मिलेगा, ये रिडक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट का कौन सा पार्ट है आपका, रिडक्टिव पार्ट है, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर और रिडक्शन हो रहा है, और वेल नोन आपको बता दिया जाए कि बहुत ही आपकी बड़ी क्लासों में जो है बड़े एग्जामों में आपके वेल नोन ये वाले कम जो रिडक्शन रिएक्शन है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है, ये ध्यान रखें। ये वाली जो है आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, और ये काफी अच्छा रिडक्शन का सोर्स है, तो ये सोर्स ऑफ रिडक्शन है। तो यहाँ पर से आपको रिडक्शन के जरिए आपको एल्डिहाइड से दोबारा से अल्कोहल मिल जाएगा, तो ये आपने कहीं ना कहीं आप से हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ला रहे हैं आप, ये बात अब आप बना लीजिए सेकेंड नंबर पे आपका जो है अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बना सकते हैं आप। एल्डिहाइड बनाने के लिए आप जो आपने पिछली रिएक्शंस देखी, पिछली रिएक्शन में अगर से मान लीजिए आप रिडक्शन नहीं कराते तो आपको मिल जाता क्या, ओनली एल्डिहाइड, ये रही बात। या फिर आप डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए और लेकिन उसे जो अनकंट्रोल्ड वे वाला हो, तो यहाँ पर आपको अनकंट्रोल्ड वाला एक और जो है यहाँ पर आपकी तीसरे नंबर की इसकी रिएक्शंस, अगर से आपने कंट्रोल वाला डाले तो आपको अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल में भी फिर से दोबारा कंट्रोल वाला डाले ऑक्सीडाइजर जैसे कि MnO4, तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या कहते हैं एल्डिहाइड, लेकिन अनकंट्रोल्ड, जैसे कि आपने क्या डाला अनकंट्रोल्ड में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर डाल दिया, जैसे कि आप ले सकते हैं एक कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर से मान लीजिए डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल रहे हैं लेकिन आप वहां पर कोई और जो है आपने वो नहीं लिया है, क्या कोई और आपका रिएजेंट नहीं लिया है, तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो यहाँ पे उस स्थिति में आपको CH या फिर
RH मान लीजिए, यहाँ पे आपने RH लिया है और आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की वजह से यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो फिर यहाँ पर आपको क्या देखने मिले, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड खासकर से आपका H2SO4 या HNO3, H2SO4 या HNO3, HCl यहाँ काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा HCl यहाँ काम नहीं करेगा, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसी बात याद रखें। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट दे देगा आपको RCHO यानी एल्डिहाइड दे देगा, ये दे देगा एल्डिहाइड, ये बात रही। अब कीटोन प्राप्त करना है तो आप जो है किसी भी तरीके का एल्कीन ले सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी तरीके का एल्केन भी ले सकते थे, यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लेते यहाँ पे। और यदि से आप जो है RCOCl से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको यहाँ पर से HCl बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर एक H है, यहाँ Cl है यानी हेलोजन है, तो यहाँ पर से आप जो हेलोजन और इसके जरिए एक एसिड बाहर निकालेंगे और बना देंगे आप अपना क्या, कीटोन। तो ये रही रिएक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शंस किनकी, तो यहाँ पर अगली रिएक्शंस में नाइट्रेशन रिएक्शंस है। तो आपको ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखिए, H2SO4 और नाइट्रेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सर आपको हमेशा नाइट्रेशन देगा। इन दोनों का मिक्सर, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, इन दोनों का मिक्सर आपको नाइट्रेशन ही देगा। और नाइट्रेशन मतलब कि आपको NO2 ग्रुप जो है आपको किसी एल्केन या फिर जो है जो मतलब कार्बोनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में NO2 ग्रुप जोड़ना है और जल का अणु बाहर निकालना है, जल का अणु बाहर निकालना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब आइए हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन से अल्कोहल से हेलोजिनेशन करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन ही मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर से मान लो आप किसी भी एल्केन से अभिक्रिया कराते हैं, आप किसकी, हेलोजन की, एल्केन से हेलोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा और एक एसिड प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एक एसिड प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप अगर से मान लीजिए ये तो है सिंपल जो है, अगर सिंगल अगर से आप क्या कर रहे हैं यूज, आप सिंगल हेलोजन यूज कर रहे हैं, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप जितने हाइड्रोजन उतने हेलोजन यूज करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सारे के सारे, और ये जो है आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन होती है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने के कारण यहाँ पर सारे के सारे जो है आपके, ये स्टेप बाय स्टेप जो है समझाने की कोशिश करूं मैं। तो देखिए सबसे पहले एक Cl2 आया, यहाँ CH3Cl माइनस HCl बना, ये देखिए CH3Cl बना। फिर दोबारा से आपका क्या आया, जो है आपके सनलाइट की उपस्थिति में आपका Cl2 आया, तो फिर यहाँ दोबारा से HCl निकलेगा और यहाँ से आपको CH2Cl2 देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर से आपका दोबारा से यहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति में आपका Cl2 को यूज किया आपने, तो यहाँ पर दोबारा से HCl निकलेगा और बन जाएगा CHCl3। ये हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ देखते हैं आप, जब भी मूवी देखते हैं तो जो बेहोश करने वाली दवा का यूज करते हैं, वो बेहोश करने वाली दवा आपकी क्या होती है, क्लोरोफॉर्म। ये ध्यान रखें, बेहोश करने वाली दवा क्लोरोफॉर्म। और फिर यहीं पर कैसे दोबारा से और एक बार आपने यूज किया क्या, सनलाइट की उपस्थिति में क्या, Cl2, तो यहाँ पर बन गया आपको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बन गया आपका, ये जो है सीमेंट कंपनियों में जो क्या कहना चाहिए लास्ट प्रोडक्ट एक प्रकार से जो बनता है वो चीजें ये होती है। तो CCl4 है ये डायरेक्ट आपको, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पर से डायरेक्ट इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए यदि से आपने यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, 4 ही आपने क्या प्राप्त क्या कर दिए, क्लोरीन यानी हेलोजन का यूज किए, तो यहाँ पर CCl4 डायरेक्ट बन गया और यहाँ पे से 4 HCl या फिर 4 एसिड के जो है मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये बात रही। ऐसे ही जो है आप बेंजीन में भी सेम ऐसी मेथड्स के जरिए जो है आप क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन या फिर
हेलो बेंजीन निकाल सकते हैं। या फिर आपने कितने टोटल 3 से 6 आपके हाइड्रोजन 6 होते हैं, तो यहाँ पर 6 यूज किए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक तो मिल सकता है क्या 1 2 3 4 5 6 क्लोरो बेंजीन, या फिर क्लोरो 1 3 5 ट्राइइन, ये बन सकता है आपका। ये बन सकता है अगर यूपीएससी नाम निकालना चाहेंगे तो, यानी कि यहाँ पर 6 या फिर हेक्सा क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, हेक्सा क्लोरो बेंजीन एससीबी बन सकता है आपका यहाँ पर से। यदि से मान लो आपने कोई अन्य जो है आपने क्या यूज किया, इसको एक जो है साथ ही साथ सबसे पहले इसका क्या कराया आपने, इसका क्या कह सकते हैं आप, रिडक्शन कराया, और रिडक्शन कराने के बाद पहले आपने इसका बेंजीन हेक्सा क्या बना दिया आपने, सबसे पहले वो जो बनाया था बीएचसी था, जहां पर 6 आपके क्लोरीन जुड़ रहा है तो बीएचसी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड था वो। और जो है इसके बाद अगर मान लीजिए पहले आपने क्या कराया, रिडक्शन कराया, तो रिडक्शन कराने पर सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन का जब आप कराएंगे क्या हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन बन जाएगा, तो फिर तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन मिल जाएगा, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। अब यहाँ पर से जो 2 मेन जो है इनको जो है सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे लास्ट में लिखा हूं, तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल, आप जब किसी हेलो एल्केन, सॉरी मुझे माफ करना, यदि से आप किसी एक तो क्या कहना चाहिए आपके, यदि आप किसी यदि किसी एल्कीन या एल्काइन को एल्काइन की अभिक्रिया किसी एसिड या फिर किसी ऐसे ग्रुप जो कि क्या कहना चाहिए पोलराइज्ड हो सकते हैं, तो पोलराइज्ड होने वाले ग्रुप के साथ जो है आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराते हैं, तो जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है आपके कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, जबकि आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ मैंने आपको एक एल्कीन जो कि है आपका प्रोपीन, तो प्रोपीन की अभिक्रिया मैंने जो है एक HBr अणु से कराई, तो HBr अणु में जो है ये यहाँ पर आपका HBr H+ और Br- में विभाग हो सकता है, या फिर अगर से मान लीजिए आप डेल्टा में करना चाहें तो यहाँ डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, मतलब कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो आपकी Br की ज्यादा होती है, तो ब्रोमीन की ज्यादा होने की वजह से ब्रोमीन जो है ये सेकंड नंबर के कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपने देखे तो यहाँ पर Br जोड़ेंगे, मैं कहा क्लोरीन जोड़ दिया, Br जोड़ दिया आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया, और जो है आपका क्या बन गया यहाँ पर और जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ ब्रोमो प्रोपेन बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं इसे। या फिर यदि से ये तो रही आपकी क्या मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को एक बार और बोल करके बता रहा हूँ, यदि कोई एल्कीन या एल्काइन की अभिक्रिया आप ऐसे अणु से कराते हैं जो कि पोलराइज्ड हो सकता है, तो पोलराइज्ड हो सकता है वो भी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर उस पोलराइज्ड अणु का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ता है जो कि कम हाइड्रोजन जो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। याद रखें, मतलब कि उल्टी बात उल्टी, अगर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो कम कार्बन हाइड्रोजन वाले के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अधिक हाइड्रोजन वाले के साथ, ये बात है। ये कब होगा, जबकि आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसके अलावा एक चीज होती है कि इसी के विपरीत एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम पे आ सकता है या फिर पेरोक्साइड प्रभाव के नाम पे। तो ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में या फिर आपके अंधेरे में जो है यदि से आप सेम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि जो है जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो
मोर हाइड्रोजन यानी ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, और जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। मतलब इसमें सीधा सीधा जिसमें कम हाइड्रोजन तो उसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह है एंटी मार्कोनी का रूल। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी जो है रिएक्शंस आपके इस चैप्टर की खत्म होती है। थोड़ी कम रिएक्शंस है क्योंकि 11th का चैप्टर था, और 11th का चैप्टर था तो वहाँ थोड़ी आपको 11th में थोड़ी कम ही रिएक्शंस आती है, तो यहाँ पे खत्म होती है। अब जो है कुछ जैसे स्पेशल क्वेश्चन, हैकल रूल, या फिर एक दो और जो स्पेशल क्वेश्चन हैं उनको हम लेकर के नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं, जो कि है डिस्क्राइब द हैकल रूल, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर और व्हाट इज पोलराइजेशन। 3 क्वेश्चन है आपके, जिसमें कि आपको हैकल रूल के बारे में बताना है, ऑक्टेन संख्या क्या है ये बताना है, और पोलराइजेशन क्या होती है इसे बताना है। तो ये बात है, 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हैकल रूल। तो हैकल रूल के लिए मैं एक तरफ जो है आपके लिए दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके क्या एक स्लाइड ला दिया हूँ जिसमें हैकल रूल के बारे में लिख दिया हूँ। तो इसके बाद जो है आपके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या बोल रहा है यहाँ कि आपके चक्री समतली, तो उसे 2 अलग अलग पार्टों में बांटी। चक्री, तो आपका कोई जो अणु है वो चक्री होना चाहिए। चक्री का मतलब साइक्लिक यानी कि बंद आकृति वाला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात समतली होना चाहिए। अब समतली क्या होता है, कैसे मतलब समतली यानी कि आप दूसरी तरीके से इसे ले सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जितने भी जो है कार्बन है वो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और जो है तीसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, तीसरी बात। चौथी बात, 3 बातें बोल दी है मैंने। चौथी बात यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई। अब यहाँ पर आप इस तरीके से ये भी ले सकते थे, आप इस तरीके से ये करके ये करके ये करके, मतलब कि आप कह दें तो ये इस तरीके से आप ये भी ले सकते थे। आप जो है इस तरीके से त्रिभुज यानी कि आप क्या ले सकते थे, साइक्लोप्रोपीन ले, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोहेक्सीन, या फिर साइक्लोऑक्टीन, इवन कितने ही प्रकार के आप जो है साइक्लिक कंपाउंड ले सकते थे। ये बात बता दिया। अब मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि मैंने ये कंफर्म है कि पाई बॉन्ड होंगे ही होंगे, पाई बॉन्ड होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर और जो है लगभग हर कार्बन के पास कम से कम एक पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। हर कार्बन के पास यानी हर एक कार्बन एक ना एक जो है आपका डबल बॉन्ड रखेगा। तो यहाँ पर ये बात करेंगे, ये यहाँ पर फिर नहीं कमेगा। और जो है फिर दूसरी तीसरी बात, ये का डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग का उसमें होना चाहिए, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होने चाहिए, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ये बात हो गई। फिर चौथी बात, आपके जो ये पाई बॉन्ड्स है, तो ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। और पाई बॉन्ड्स जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई बॉन्ड्स जिनकी संख्या तो नहीं बोल सकते हम, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर पाई बॉन्ड की संख्या 2n+1 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ आप सबसे बेस्ट उदाहरण होता है आपका बेंजीन होता है। तो बेंजीन को लेकर के देखें तो बेंजीन में एक, अगर से इसकी संख्या n बराबर 1 लेने पर 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे तो जी हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में होते हैं, देख सकते हैं आप। या फिर 2 × 1+1 पाई बॉन्ड्स, तो 2 + 1 पाई बॉन्ड्स, तो 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। 3 पाई बॉन्ड है, जी हाँ देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड है। तो ये है मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सबसे बेस्ट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपके ये सभी के सभी पाई बॉन्ड्स जो है आपके पाई बॉन्ड्स या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, आपस में घूमते हुए रहना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं प्रतिस्थापित होते रहना चाहिए, आपस में प्रतिस्थापित होते रहना चाहिए। तो ये बात रही। तो
तो ये रही, आपने हैकल रूल के बारे में जान लिया। अब बारी आती है अब अगले क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर क्या है, मतलब ऑक्टेन संख्या क्या है। तो आप जो पेट्रोल यूज करते हैं या फिर अब पेट्रोल, तो पेट्रोल की जो है गुणवत्ता को नापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो संख्या है वह कहलाती है आपकी ऑक्टेन संख्या। और जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वह पेट्रोल उतना ही अधिक उच्च गुणवत्ता वाला होता है, अधिक उच्च गुणवत्ता वाला होता है। तो यहाँ पे इसे दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। और जो है आपको और एक चीज बता दिया जाए कि पेट्रोल जो है आपका नियो हेक्सेन, और जो इसके लिए भी मैं जो है स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप देख ही रहे हैं। तो आपको वहीं पर पे क्या नियो है हेक्सेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सअप होता है। तो आप जो है इसे दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि नियो हेक्सेन में आइसो ऑक्टेन के प्रतिशत मात्रा को आप ऑक्टेन संख्या कहते हैं। ये रही बात। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पोलराइजेशन होता क्या है। तो पोलराइजेशन को आप जो है आप और एक जगह जो कि आपके 12th के उसमें है उसमें पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे जो है आपका आप किसी ऐसे अणु जिसपे आपका डबल आपका किसी यहाँ पे आप जो है एल्केन को नहीं ले सकते आप। तो यहाँ पे आपका कोई, यदि आप किसी क्या कहना चाहिए, किसी एल्कीन एल्काइन या अन्य किसी क्या कहना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की को आपस में ही अभिकृत, उसी अणु से आपस में अभिकृत करवाते हैं और उच्च अणु संख्या में अभिकृत करवाते हैं। तो उच्च अणु संख्या वाले प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। जिसमें से जो आपने अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक यूज किया उसे हम एकलक, और जो अभिकारक के बाद जो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसे हम बहुलक कहते हैं। तो और इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं जिसे इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है 12th का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होगा, और जो है डायरेक्ट आपकी रिएक्शन से स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपको इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।